अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का ये लेक्चर नंबर 11 है जिसमें हमने गाउस लॉ को डिस्कस करना है। लेक्चर का आगाज करते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग से। स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 के स्टार्ट में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ की मदद से किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ कोई वाहिद तरीका नहीं है और एक अल्टरनेटिव मेथड जो है इसी काम के लिए, इसी पर्पस के लिए, यानी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो एक और अल्टरनेटिव मेथड भी मौजूद है। कूलम्स लॉ के अलावा एक मेथड मौजूद है जो कि गाउस लॉ कहलाता है, ये गाउस थ्योरम भी कहलाता है। ये यूँ कह सकते हो कि एक थ्योरम है जिसको हम गाउस लॉ कहते हैं। थोड़ी देर में उसकी स्टेटमेंट भी देखेंगे। एक सरफेस के अंदर एक चार्ज Q मौजूद है जो कि हम कहेंगे चूंकि सरफेस के अंदर है तो चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब सरफेस के अंदर जो है, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि एक स्फीयर हो स्टूडेंट्स, उस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये जो स्फीयर की सरफेस है उसने चार्ज Q को इनक्लोज कर रखा है। तो एक सरफेस उसने एक चार्ज Q को इनक्लोज कर रखा है। इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस सरफेस को पास करेंगी। अगर सरफेस को पास करेंगी तो नंबर ऑफ लाइंस जो सरफेस को पास करती हैं स्टूडेंट्स, उसको हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या फ्लक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो गाउस लॉ है, ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है वो, और जो चार्ज इनक्लोज्ड है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। अब हम गाउस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू स्टूडेंट्स जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल? उस सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज कर रखा है वो चार्ज Q डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई। स्टूडेंट्स, ये जो गाउस लॉ है इसकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है ये इक्वल है स्टूडेंट्स, किसके इक्वल है? जो चार्ज Q जो इनक्लोज्ड है एक सरफेस में डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। जब आप चार्ज Q जो सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है उसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हो तो दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द फ्री परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सी स्टेटमेंट गाउस लॉ की। अब आगे जो हमारा काम है वो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, या यूँ कह लें ड्राइव करना है। हमने ये रिलेशनशिप हमने साबित करना है कि वाकई ही जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो इक्वल है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे यूँ शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जस्टिफाई करो, प्रूव करो कि फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, या लफ्ज़ों में पूछ लिया जाए तो आपसे कहा जा सकता है कि प्रूव करो, जस्टिफाई करो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो इक्वल होता है टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आपने फिर इसकी डेरिवेशन करके इस चीज़ को जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। एप्लीकेशन पे सेपरेट जो है वो लेक्चर अपलोड होगा। इस लेक्चर में हम गाउस लॉ का जो जनरल कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सीखेंगे। स्टूडेंट्स, गाउस लॉ की इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट एडिंग है एक्सप्लेनेशन की। इसके लिए आप एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करें। क्लोज स्फेरिकल सरफेस से मतलब आप एक स्फीयर कंसिडर कर लो, स्फीयर जिसका रेडियस r और जिसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q जो है वो मौजूद है। अब इसमें से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लोज सरफेस है, उसके सेंटर पे चार्ज Q मौजूद है, चार्ज Q से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो सरफेस से पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये चीज़ें सीखी हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट जाना है। तो चूंकि उस क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस पास करेंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें वो जो क्लोज्ड सरफेस है उसको छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना होगा।
तो जो कंप्लीट सरफेस है, होल सरफेस है, उसको n नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। ये डिवीजन क्यों करनी है? प्रीवियस लेक्चर में हम ये सीख चुके कि जो स्टूडेंट्स फ्लक्स है उसके लिए ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ज़रूरी है कि जो सरफेस है वो फ्लैट हो और जो फील्ड है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म हो। ये दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। ये है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस है स्टूडेंट्स, स्फेयर है, इसकी सरफेस कर्व्ड होगी, तो जब इसको हम छोटे छोटे पैचेस में ब्रेक कर देंगे तो वो छोटे छोटे पैचेस जो हैं, छोटे छोटे एरियाज जो हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट होंगे। तो n नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज हमने ले लेने हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू डेल्टा n। ये इतने स्मॉल हैं कि ये तमाम जो स्मॉल पैचेस, स्मॉल एरियाज हैं, ये ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन तमाम पॉइंट्स पे, इन तमाम एरियाज़ के लिए सेम है, क्योंकि ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, तमाम एरियाज़ हैं, ये सेंटर से जहाँ चार्ज मौजूद है, चार्ज से सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल फासले के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर शेप है बच्चे। हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल शेप को लिया है। स्फेरिकल शेप एक रेगुलर शेप है, उसके सेंटर से उसकी सरफेस तक का फासला जो है वो हर तरफ बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे तो स्फेयर और चीज़ है, सर्कल और चीज़ है, लेकिन जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर लेते हैं तो सेंटर से हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करें और हम सरफेस तक जाएं तो फासला बराबर रहेगा। यहाँ पे भी रेडियस के बराबर, इधर भी जाएं तो रेडियस के बराबर, इधर भी जाएं तो रेडियस के बराबर। किसी भी डायरेक्शन में हम पहुँचें सरफेस तक तो डिस्टेंस जो है वो बराबर रहेगा। यही बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसको सर्कल की जगह अगर आप इसको एक स्फीयर कंसिडर करें तो फिर सेंटर से लेके स्फेरिकल सरफेस तक जो फासला है वो बराबर रहेगा, डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेगा। इसलिए चूँकि तमाम पैचेस का डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा AN तक सबका डिस्टेंस सेंटर से चार्ज से इक्वल है, लिहाजा इन सब के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सब के लिए फिर सेम हुई। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसके दो हिस्से हैं। एक में आपको छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि पूरी सरफेस को स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एरियाज में जो वो डिवाइड कर रखा है। एक को रेड बैकग्राउंड के साथ हाईलाइट भी कर दिया, जबकि दूसरे पार्ट की तरफ सिर्फ एक पैच को हाईलाइट करके वहाँ पे जो E है और वहाँ जो A है उसको शो किया गया है। तो ये आपने जो बोर्ड के पेपर में अगर डायग्राम बनानी पड़ जाए तो आपको ये वाला हिस्सा नहीं बनाना जिसमें कि ये बहुत सारे पैचेस हैं। अगर आप बना सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये वाले डायग्राम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको मस्ट बनानी है। तो इसी तरह की डायग्राम जो बुक के ऊपर भी मौजूद है। तो गौर करें बच्चे, तो यहाँ पे सिर्फ एक पैच को जो है वो हाईलाइट किया गया है। सेंटर के ऊपर आपको क्यू चार्ज पॉजिटिव मिल रहा है और सेंटर से लेके सरफेस तक कहीं पे भी जाएं तो फासला जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, और सरफेस तक कहीं पे भी जाएं तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर टू दी सरफेस। अब इस एक पैच को देखें तो स्टूडेंट्स, अब इस एक पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से E से डिनोट किया गया, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है। इसी तरह से वहाँ पे जो पैच है, स्मॉल एरिया है, वो स्मॉल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ले रहे हैं डेल्टा A, और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, यानी एरिया एक वेक्टर के तौर पे। एक और चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो एरिया डेल्टा A की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो, और जो E की डायरेक्शन है वो, दोनों की डायरेक्शन स्टूडेंट सेम है। सेम डायरेक्शन होने का मतलब है कि दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल होने का मतलब है कि दोनों में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। अब ये डेल्टा A है, जनरल हमने ले लिया, डेल्टा A1 भी हो सकता है, डेल्टा A2 भी हो सकता है, डेल्टा AN भी हो सकता है, लेकिन यहाँ खाली डेल्टा A यानी जनरल हमने ले लिया, किसी को स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन सब के फ्लक्सेस जो हैं वो स्टूडेंट्स फाइंड करें तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें हर पैच के फ्लक्स को ऐड करना होगा। ये पॉइंट मैं प्रीवियस टॉपिक में भी, जो फ्लक्स वाला टॉपिक था, वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स पहला पैच है, पहला स्मॉल एरिया है डेल्टा A1,
उसका फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फार्मूला जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था स्टूडेंट्स वो है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो अब यहाँ पे चूँकि ये पहला पैच है, पहला स्मॉल एरिया A1 है, लिहाजा यहाँ नीचे भी सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 लगेगा। फाई के नीचे यानी फ्लक्स के नीचे भी 1 आ गया, ई के नीचे भी स्टूडेंट्स 1 लगा दिए सबस्क्रिप्ट, और डेल्टा ए के नीचे भी सबस्क्रिप्ट 1 लगा दिए ताकि ये इंडिकेट करें, रिप्रेजेंट करें द फ्लक्स थ्रू द स्मॉल पैच डेल्टा A1। अब थीटा के साथ भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म है, ऊपर एरो लगा हुआ है। थीटा की फॉर्म में लिखें तो ये E1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा A1 का मैग्नीट्यूड और साथ कॉस थीटा, तो थीटा फॉर्म में लिख लिया। अब हमने बच्चे वैल्यूज़ पुट करनी है, किसकी? थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा कितना है हमें कैसे पता चलेगा? ऊपर डायग्राम में स्टूडेंट्स बात की हमने कि ये एक पैच हो या डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा AN तक जितने भी स्मॉल पैचेस होंगे सब के लिए यही बात है कि E और A स्टूडेंट्स पैरेलल हैं, तो सब पैचेस के लिए जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो और cos 0 फाइंड करो कैलकुलेटर से। तो cos 0 होता है स्टूडेंट्स 1, तो वो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 पुट होगी। 1 को आप E1 डेल्टा A1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब जो है वो आपका E1 डेल्टा A1 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो बाकी स्मॉल पैचेस हैं उनके थ्रू भी फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो फ्लक्स थ्रू डेल्टा A2 वही तरीका होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स फाई 2 आ गया, फिर उसी तरह E2 डॉट डेल्टा A2 और फिर थीटा की फॉर्म में E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा। फिर थीटा की वैल्यू चूँकि 0 डिग्री है तमाम पैचेस के लिए, कॉस 0 यहाँ पे भी 1 रहेगा, तो 1 को फिर आप E2 डेल्टा A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट रिजल्ट जो है वो E2 डेल्टा A2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से फ्लक्स थ्रू द डेल्टा A3 उसको भी इसी तरह से स्टूडेंट्स फाई 3 इक्वल हो जाएगा वेक्टर E3 डॉट वेक्टर डेल्टा A3। थीटा की फॉर्म में लिखो, थीटा की वैल्यू जो है वो पुट करो 0 डिग्री और उसको सिंप्लीफाई करो तो E3 डेल्टा A3। इस तरह डेल्टा A1 की बात की, A2 की बात की, A3 की बात की, अब डेल्टा AN यानी n नंबर ऑफ फ्लक्स हो, आखिरी जो nth यानी बिल्कुल लास्ट वाला जो है उसकी अगर हम बात करें, उसको कोई सा भी नंबर हो सकता है। हम यहाँ फिक्स तो नहीं कर रहे कि पैच जो है वो 10 है या 50 है या 100 है, हम तो n नंबर ऑफ पैचेस ले रहे हैं। तो फिर आखिरी जो होगा वो फ्लक्स थ्रू डेल्टा AN होगा और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट उसी तरह से जहाँ 1 2 3 चल रही थी वहाँ अब n आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में भी ऐसा रहेगा और आगे जब फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे EN डेल्टा AN आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो कौन सा मुश्किल काम है? जितने भी पैचेस हैं, n नंबर ऑफ पैचेस, n नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज, हर एक का फ्लक्स आपके पास मौजूद है, उनके फ्लक्सेस को ऐड कर दें, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो जो टोटल फ्लक्स है थ्रू द इंटायर सरफेस वो इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स? सम ऑफ द फ्लक्सेस थ्रू ऑल द स्मॉल पैचेस, ऑल द स्मॉल एरियाज, यानी टोटल आपको फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए जो पहला पैच है स्मॉल एरिया है उसका फ्लक्स प्लस सेकंड स्मॉल एरिया का फ्लक्स प्लस थर्ड स्मॉल एरिया का फ्लक्स एंड सो ऑन, अल्टीमेटली nth जो स्मॉल पैच है उसका फ्लक्स फाई nth। इन सब फ्लक्सेस को ऐड करो स्टूडेंट्स तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब ऊपर चूंकि हमने वैल्यूज़ निकाल रखी हैं तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फाई 1 की वैल्यू पुट होगी स्टूडेंट्स, फाई 2 की, फाई 3 की, इसी तरह से आगे डॉटेड आ जाएगा और फाई n की वैल्यू पुट हो गई। अब तो इस तरह से स्टूडेंट्स तमाम फ्लक्सेस का सम ले लेंगे और इसको समेशन की फॉर्म में हम लिख देंगे कि जो टोटल फ्लक्स है थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस यानी समेशन सरफेस वो कैसे आ जाएगा, जो टोटल इंटेंसिटी है वो और जो टोटल सरफेस एरिया है, ये जो डेल्टा ए है ये टोटल सरफेस एरिया है, यानी इन तमाम एरियाज़ को ऐड करें, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN सब को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? डेल्टा A। तो ऊपर ऐड ही तो कर रहे हैं और ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। अब इससे अगले स्टेप्स में स्टूडेंट्स हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज लाना है इसमें कि ये जो E है ये चूँकि कांस्टेंट है, पूरी जो सरफेस है वो उसके सारे पॉइंट्स सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्मॉल डेल्टा एरियाज़ हैं
वो सेंटर से चार्ज से इक्वी डिस्टेंस है, लिहाजा ई कांस्टेंट है। ई कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पहले लिख लेते हैं और जो समेशन सरफेस है इसको डेल्टा ए के साथ जोड़ देते हैं। जो ये यहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी लिख दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि कांस्टेंट है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर, लिहाजा ई को हम अलग से सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो फिर जो फॉर्म हमारे पास आ गई उसमें फाई इक्वल्स टू ई समेशन सरफेस डेल्टा ए। अब जो ये वाला पार्ट है समेशन सरफेस डेल्टा ए, इसका मतलब है स्टूडेंट्स के जो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, उसकी वैल्यू पुट करनी है और साथ यहाँ पे ई जो है इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो प्रीवियस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक था उसमें हम ई को कैलकुलेट कर चुके, ई का फार्मूला निकाल चुके जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे मौजूद है। तो ऊपर वाले फार्मूला में हम ये ई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जहाँ स्टूडेंट्स ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मौजूद थी वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अभी एरिया पुट नहीं किया, वो अगले स्टेप में पुट करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या, आप दोनों एक साथ भी पुट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दो स्टेप कर लिए अलग स्टेप में। पहले स्टेप में ई की वैल्यू पुट की और अगले स्टेप में जो समेशन सरफेस डेल्टा ए यानी टोटल जो सरफेस एरिया है उस स्फीयर के लिए उसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो स्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया है दैट्स इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ ये पूरा समेशन सरफेस डेल्टा ए लिखा था इस पूरे की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें ऊपर वाला ये जो फार्मूला था इसमें अब ई की वैल्यू भी पुट हो चुकी, ये ई की वैल्यू होगी और उसके बाद जो समेशन सरफेस डेल्टा ए था उसकी वैल्यू भी पुट होगी 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। 4 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर क्यू बच गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप याद करें जो स्टेटमेंट थी गाउस लॉ की वो भी तो यही कहती है, उसमें भी तो यही हमने पढ़ा कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया is equal to the charge enclosed by the surface divided by permittivity of the free space epsilon naught। और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी डेरिवेशन के ज़रिए कि वाकई टोटल फ्लक्स फाई इक्वल होता है क्यू और एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास गाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है और ये इक्वेशन शो करती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो शेप के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऊपर जो हमने क्लोज्ड सरफेस ली वो स्फेरिकल क्लोज सरफेस थी। स्फेरिकल यानी स्फीयर एक रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप उस शेप को कहते हैं जो कि ज्योमेट्री में डिफाइंड शेप्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्फीयर, सर्कल, इसी तरह स्क्वायर। ये वो शेप्स हैं जो ज्योमेट्री के अंदर डिफाइंड है, लिहाजा इनको रेगुलर शेप्स कहते हैं। तो ऊपर हमने जो स्फेरिकल शेप ली वो रेगुलर शेप थी। अब नीचे हम फ्लक्स इरेगुलर शेप में भी देखेंगे कि अगर आपकी सरफेस इरेगुलर शेप की हो तो फिर फ्लक्स क्या निकलता है। तो आप देखोगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेप जो है वो सरफेस की कैसी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्री और शेप ऑफ द सरफेस पे फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नीचे देखें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है जो कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट मीडियम को इंडिकेट करता है और क्यू जो है वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस, ये जिस चार्ज की फील्ड लाइंस जो है वो पास करती हैं सरफेस से, उस चार्ज की बात हो रही है। वो चार्ज जो हमने सेंटर पे रखा या वो चार्ज जिसको सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है उस चार्ज क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, लेकिन ये रिप्रेजेंट तो मीडियम को करता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और उस सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज कर रखा है उसके ऊपर, सरफेस की शेप के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज के हवाले से एक पॉइंट जो है वो इसी लेक्चर के लास्ट पे भी आएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि ऊपर जो फ्लक्स हमने सीखा है वो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड रेगुलर शेप सरफेस थी, यानी स्फेरिकल रेगुलर शेप थी। अब फ्लक्स थ्रू इरेगुलर सरफेस जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इरेगुलर सरफेस
आप एक इर्रेगुलर क्लोज सरफेस ले जिसको एस कह देते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें डिफरेंट पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं Q1 Q2 Q3 4 एंड Qn। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उनके n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं Q1 Q2 Q3 4 5 n Qn। तो n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस में मौजूद हैं। एक पैच जो है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया, क्योंकि तरीकाकार यहाँ पे भी यही है कि पूरी सरफेस को आप स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दोगे। तो स्मॉल पैचेस में डिवाइड करोगे, वो स्मॉल पैचेस ऑलमोस्ट फ्लैट होने चाहिए। उससे स्टूडेंट्स उसका जो एरिया है वो स्मॉल पैच का एरिया डेल्टा ए एक वेक्टर के तौर पे, और वहाँ पे जो इंटेंसिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ मौजूद है, वो वेक्टर ई। अब हमने ये जितने भी चार्जेस हैं टोटल हमने फ्लक्स निकालना है। तो Q1 की वजह से फ्लक्स, Q2 की वजह से फ्लक्स, Q3 से वजह से फ्लक्स, 4 5 6 और n नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस हैं उनसे आने वाले फ्लक्सेस को ऐड करके टोटल फ्लक्स निकाल देना है। तो ऊपर जो हमने फार्मूला निकाला फ्लक्स का, चार्ज और फ्लक्स का जो रिलेशनशिप ऊपर हम निकाल चुके, वही फार्मूला नीचे इस्तेमाल हो जाएगा। Q1 की वजह से फ्लक्स Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वजह से फ्लक्स Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 की वजह से फ्लक्स Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। अल्टीमेटली जो nth चार्ज है उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी तमाम पॉइंट चार्जेस की वजह से जितने भी फ्लक्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। स्टूडेंट्स इसमें गौर करें तो एप्सिलॉन नॉट जो नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद है वो कॉमन है, उसको हम अलग निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट चूँकि डिनोमिनेटर में है, अलग इसको डिनोमिनेटर में कर लिया। अब ऊपर हम यहाँ पे खाली तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो 1 ऊपर लिख लिया है, अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। और जो चार्जेस हैं Q1 Q2 न्यूमिनेटर में मौजूद थे तो उनको साइड पे ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया। Q1 आगे इधर प्लस है तो आगे भी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो आगे भी प्लस, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अल्टीमेटली टू Qn या nth Q चार्ज। अब इसका मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट वाला पार्ट जो है Q1 प्लस Q2 तमाम पॉइंट चार्जेस ऐड होके टोटल जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस उसको कैपिटल Q कह देते हैं, और तमाम जो पॉइंट चार्जेस हैं वो ऐड होंगे तो टोटल चार्ज निकलेगा। तो फिर हम इन सब को हटा के Q1 Q2 Q3 सबको हटा के वहाँ पे कैपिटल Q लिख सकते हैं। तो उन सब को हटा के स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे कैपिटल Q लिख दिया। चाहो तो कैपिटल Q को ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, और इस तरह से भी लिख सकते हो Q और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी देखो वही रिलेशनशिप निकला है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था जब रेगुलर सरफेस थी। रेगुलर सरफेस में भी ऊपर क्या था स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज था, और नीचे क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और यहाँ पे इरेगुलर सरफेस में भी ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, टोटल चार्ज, और नीचे क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स जो ऊपर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेगुलर शेप हो या कोई भी ज्योमेट्री हो सरफेस की इरेगुलर शेप हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो बात यहाँ पे जस्टिफाई हो गई। ऊपर भी जो हमने रिजल्ट निकाला थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो उसमें न्यूमिनेटर में टोटल चार्ज था, डिनोमिनेटर में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम थी। यहाँ पे भी ऐसे ही है इरेगुलर शेप में भी, कि ऊपर जो है वो टोटल चार्ज है और नीचे जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो ये चीज़ भी साबित हो गई कि ज्योमेट्री या शेप ऑफ द सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता है। अब एक और बात भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ कंक्लूजन। वो बात क्या है स्टूडेंट्स, वो एक और स्टेटमेंट है गाजस लॉ की। बात वही है जो ऊपर हम लिख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, सिर्फ अल्फाज जो हैं वो डिफरेंट है। अब इसमें से कोई सा भी आप फार्मूला दो आपके सामने लिखे हुए आप ले लो, ये अगर ले लेते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर तौर पे आपको समझ आ जाएगा। ऊपर है स्टूडेंट्स 1 और नीचे है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है Q। अब इसको पढ़ना कैसे है, लफ्ज़ों में कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मैथ में टाइम्स के वर्ड के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह टाइम्स का वर्ड हम लगा सकते हैं। तो Q यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज जो सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है। तो फिर हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है, द फ्लक्स फाई, द टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक
फ्लक्स वो है स्टूडेंट्स इक्वल द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। नीचे देखें वही अल्फाज लिखे हुए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो कितना है 1/epsilon naught टाइम्स of the total charge enclosed by the surface। आई होप कि आपको गाजर्स लॉ अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसका जनरल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना है, फैमिलीज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशंस ऑफ गाजर्स लॉ होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।